आप स्टार्ट कर सकती हैं सामरा। Okay. First of all, thank you so much, Shawad Bhai, for introducing me and for giving me this opportunity so that I can share my experience with other students, those who are going to apply for this academic session for the PhD program. So, if you allow me, can I share my screen? यस, यू आर को होस्ट सो यू कैन शेयर। Okay, okay. Okay. So, I hope am I audible and visual to all of you? So, is my voice is clear to all of you? Yes. Okay. So let's start with this webinar. So thank you Jawad bhai first of all again. And ये जो webinar है scholarship about Italians PhD program, ये डिपेंड स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है और जो अभी प्लान कर रहे हैं फर्दर आगे PhD पोजीशन सिक्योर करने की, जो किसी इटली में स्पेसिफिकली फॉर इंटरनेशनल PhD एंड स्पेसिफिकली ऑन स्कॉलरशिप्स। तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके हम पूरा उनको गाइड कर रहे हैं टिल इंटरव्यू एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स दे आर रिक्वायर्ड और क्या क्या चीज़ें उनको इसमें चाहिए, किस तरह से उनकी डॉक्यूमेंट फॉर्मुलेशन हो सकती है और क्या जो भी इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं एक स्कॉलरशिप को गेन करने के लिए, एक फुली फंडेड पोजीशन गेन करने के लिए, वो इसमें सारी डिटेल से डिस्क्राइब की जाएंगी। So let's start with the tips that might be helpful for you. Okay, introduction about Italian PhD program. So it's not specifically on mathematics because the whole platform is about mathematics media, but हम यहाँ पे different fields को भी discuss करेंगे, जैसे कि physics हो गया, computer science है, या फिर हम कह सकते हैं कि food sciences और नेक्स्ट हमारे पास जितने भी, अगर हम सोशल साइंसेस के उस पर बात करते हैं तो सबका प्रोसीजर मोर और लेस सिमिलर होता है। जस्ट आपको थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड से रेलेवेंट चीज़ क्या है, आपको उसमें अपने आप को थोड़े बहुत चीज़ें जो हैं वो मॉडिफाई करनी है, बट द प्रोसीजर फॉर ऑल फील्ड वुड बी सिमिलर। अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेस की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, उसके लिए भी PhD स्कॉलरशिप्स या PhD पोजीशंस काफ़ी वैरायटी अवेलेबल होती हैं फॉर इन इटली। और अगर हम चांस ये चेक करते हैं कि कितने चांसेस होते हैं सिलेक्शन के, तो यहाँ पे आपको ये एक लार्जर इमेज बता रहा है कि लाइक 300 प्लस स्टूडेंट, अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट लास्ट ईयर जो हैं वो एडमिट हुए हैं इस इटालियन स्कॉलरशिप में, तो इट मीन्स के यू ऑल हैव अ फेयरली इक्वल चांस टू गेट दिस पोजीशन। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू डू द राइट स्टेप्स। तो वो वही हम इसमें डिस्कस करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब क्यों लोग इटालियन यूनिवर्सिटीज को प्रेफर करते हैं? द थिंग इज के इसमें एडमिशन पोर्टल जो है वो बहुत ही सिंपल है, लाइक इट्स जस्ट इन अ 5 स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और इजीली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने सर्च आउट करना है कि किस यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन जो है वो ओपन। इसके लिए भी मैथमेटिक्स मीडिया का एक बहुत ही वेराइट प्लेटफॉर्म है ऑन सोशल मीडिया, लाइक ऑन फेसबुक एंड ऑन यूट्यूब चैनल। वहाँ पे वो रेगुलरली पोस्ट करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी पोजीशन किस डिपार्टमेंट की ओपन है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आपको इजीली ये चीज़ पता चल जाएगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपके डिपार्टमेंट का जो कॉल है वो ओपन हुआ है, जो PhD पोजीशन है वो अनाउंस हुई है। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर हम स्टेप बाय स्टेप आगे करते हैं एक्सप्लेन कि किस तरह से आप उसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं बिफोर अप्लाइंग, आपको ये चीज़ श्योर होनी चाहिए कि आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और उनका उनको अच्छी तरह से मॉडिफाई कैसे करना है। तो ये जो हमारे पास 4 डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने अब खुद से इनको मॉडिफाई करना है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप किसी से ले नहीं सकते हैं या आप कहीं से भी कॉपी नहीं कर सकते हैं, ये आपने खुद लिखने हैं। इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है ये है आपका रिज्यूमे या आपका CV, जो कि यूरोपास फॉर्मेट में होना चाहिए।
ये चीज आपको आई गेस सबको ही पता होगी कि इंटायर यूरोप में जो भी आपका सीवी होता है वो यूरोपास फॉर्मेट में होता है। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो एक अपना स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको बताती हैं कि आपने उस यूनिवर्सिटी उस फॉर्मेट में अपनी सीवी को कैसे प्रेजेंट करना है, तो वहां पे आपको फिर वो वाला फॉर्मेट यूज करना है। माय सजेशन हियर इज कि आप एक यूरोपास की सीवी बना लें, और एक आपने जब आप अप्लाई करेंगे आप कॉल में रीड करेंगे, वहां पे लिंक दिया होगा, वो खुद ही आपको एक फॉर्मेट देंगे। तो सेकंड ऑप्शन आपका वो है कि आपने उसमें अप्लाई करना है, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट की आपने सीवी बनानी है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज लेटर ऑफ मोटिवेशन। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसको हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन गेटिंग अ स्कॉलरशिप। थर्ड हमारा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या फिर रेफरेंस लेटर, ये दोनों सेम चीजें होती हैं। ये आपके जो प्रीवियस मास्टर डिग्री जहां से भी आपने की है वहां के असेसुएट प्रोफेसर एंड फुल प्रोफेसर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि योर ऑन योर बिहाफ वो अप्लाई कर लें। जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आप उनका ईमेल एड्रेस जो है वो वहां पे एंटर करते हैं, उनका पोजीशन बताते हैं, तो फर्दर फिर वो यूनिवर्सिटी खुद उनको अप्रोच करती है। देन वो आपके बिहाफ पे रिकमेंडेशन या फिर रेफरेंस लेटर जो है वो अपलोड करते हैं। इट इज वेरी नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इन गेटिंग अ स्कॉलरशिप। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके भी अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पॉइंट इज द रिसर्च प्रपोजल। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे दो तरह का है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि उनको रिसर्च प्रपोजल का टेक्निक जो है वो नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह का बनाना है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली इटालियन स्कॉलरशिप्स की बात करूं तो यहाँ पे दो पोजीशंस होते हैं, दो मेजर ये डिवाइड होता है रिसर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ऑर्डिनरी पोजीशंस, और सेकंड जो पोजीशंस होती हैं वो होती हैं स्पेसिफिकली PNRR स्कॉलरशिप होल्डर्स के लिए। जो ऑर्डिनरी पोजीशंस होती हैं ये एक काइंड ऑफ ओपन पोजीशंस होती हैं कि लेट्स से कि एक यूनिवर्सिटी में इतनी फंडेड ओपन पोजीशंस हैं PhD के लिए, आपने उसके लिए अप्लाई करना है। अब उस ओपन पोजीशन का यहाँ पे जो टिप है वो ये है कि आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना प्रीवियस जो रिसर्च बैकग्राउंड है उसी को फर्दर आपने एक न्यू रिसर्च डायरेक्शन अगर इंट्रोड्यूस की है आप उस पे एक नया रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, बट विद द कनेक्टिविटी कि वो प्रीवियस वाला और न्यू जो रिसर्च है वो एक लाइंड अप होना चाहिए, वो एक वेल कनेक्टिविटी उसमें नजर आनी चाहिए, और आपके पास इनफ स्किल सेट है उस नई रिसर्च डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए और उस पर काम करने के लिए। इसके लिए टिप ये है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे अपने डिपार्टमेंट में फैकल्टी की जो भी आपके पास डिस्क्रिप्शन होगी वो आपने विजिट करना है। वहां हर फैकल्टी ने अपनी रिसर्च डायरेक्शन इंट्रोड्यूस की होती है। ऑल दो उन्होंने इवन कुछ प्रोफेसर्स ने ये भी लिखा होता है कि वो फर्दर किस फील्ड पर काम करना चाह रहे हैं। तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा अगर मोर और लेस वो आपके काम से सिमिलर है तो आप उस आइडिया को अपने काम के साथ एडजस्ट करके एक अच्छी कनेक्टिविटी का रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। तो ये रिसर्च प्रपोजल हो जाता है फॉर ऑर्डिनरी पोजीशन। अब जो दूसरा रिसर्च प्रपोजल है वो है फॉर PNRR स्कॉलरशिप। अब ये क्या स्कॉलरशिप होता है, ये बेसिकली इटालियन जो इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स होते हैं ये इफिलिएटेड होता है सर्टेन काइंड ऑफ इंडस्ट्री, और उनके रिलेटेड ये एक प्रोजेक्ट होता है जिसपे PhD चाहिए होती है। अब जो ये PNRR जो होता है इस पे उन्होंने प्रोजेक्ट का जो टॉपिक होता है वो मेंशन किया होता है, एंड आपको इसी टॉपिक के ऊपर अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है और इसी को ही फर्दर आपने परस्यू करना होता है। जबकि जो ऑर्डिनरी पोजीशन का रिसर्च प्रपोजल होता है वो लेटर ऑन डिपेंड करता है आपके सुपरवाइजर पे। इफ यू इंटेंड टू डू द वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट तो वो मतलब टोटली उनकी चॉइस होती है सुपरवाइजर की, लेकिन वो सुपरवाइजर अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकता है या फिर आप उसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं, बट ऑर्डिनरी पोजीशन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। जबकि जो PNRR पोजीशन होती है उस पे यू आर रिस्ट्रिक्ट एंड यू आर बाउंड टू डू द वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ये दो डिफरेंसेस हैं। अब इसमें आप एक जेनेरिक अपना प्रपोजल बना लें जो आपके माइंड में एक आइडिया है कि आपने किस पे फर्दर PhD करनी है या क्या आपका रिसर्च बैकग्राउंड है, जो आपका PhD का काम है उसी को फर्दर आपने इनहेंस करना है जस्ट विद द न्यू रिसर्च डायरेक्शन और एक वेल कनेक्टिविटी के साथ, एंड उसके लिए जो इनफ स्किल सेट आपको रिक्वायर्ड है, दैट्स इट।
नेक्स्ट अब आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन बी, जो कि ऑलरेडी आपके पास हैं, जो मींस के आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब इनमें क्या आ जाता है, इनमें आपके मैट्रिक से लेके एमएस तक के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। इनकी आपको एक स्कैन कॉपी चाहिए, एंड प्लीज यू हैव टू यूज द क्वालिटी स्कैनर। आप फोन वाला स्कैनर यूज कर सकते हैं अगर उसमें विजिबली आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो विजिबली शो हो रहे हैं, कोई ब्लर इमेज नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज आप नॉर्मली किसी भी फोटोकॉपियर से एक अच्छा सा स्कैन करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपना एक फोल्डर बना सकते हैं लैपटॉप पे, ताकि आपको इजी एक्सेस हो कि जब भी आप अप्लाई करें तो डायरेक्ट आपने जस्ट उस फोल्डर को ओपन करके अपने डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करने हैं। अच्छा, सेकंड थिंग इज कि आपका वैलिड पासपोर्ट, वैलिड आपका सीएनआईसी होना चाहिए। एप्लीकेशन से पहले हर स्टूडेंट के पास मस्ट पासपोर्ट होना चाहिए, ताकि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। विदाउट पासपोर्ट वो इंटरटेन नहीं करते आपकी एप्लीकेशन। थर्ड थिंग इज कि पब्लिकेशन, इफ एनी। अब एक कॉमन मेथ होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि अगर जिनकी पब्लिकेशंस नहीं है उनको शायद पीएचडी पोजीशन ना मिले। तो ऐसा नहीं है, हमने काफी सारे यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिनकी कोई पब्लिकेशन नहीं है लेकिन उनको पोजीशन मिल गई है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रिसर्च स्किल्स कि आप कितने मोटिवेटेड हैं, आपके पास कितने अच्छे रिसर्च स्किल्स हैं। ये सिर्फ आपका उसी पे डिपेंड करता है। तो पब्लिकेशन होना भी एक अच्छी चीज है, इट्स गुड। इट्स नॉट कि उसके भी मार्क्स होते हैं, बट इट्स नॉट होली डिपेंड ऑन द पब्लिकेशन। तो इस चीज को माइंड में रखें कि पब्लिकेशन पे आप अगर काम कर रहे हैं, लेटर ऑन आप ये चीज उनको इंटरव्यू में भी बता सकते हैं, बट अगर कोई पब्लिश नहीं है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो इस चीज को इतना उस पे आपको नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरी पब्लिकेशन नहीं है तो शायद मुझे ये पोजीशन मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो इटालियन पीएचडीज के लिए आपको आइल्स की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपको आइल्स नहीं कहती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए आपको एटलीस्ट बी टू प्रोफिशिएंसी जो है वो होनी चाहिए इंग्लिश में। तो बी टू आई गेस के क्रैक करना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक स्कूल सीनियर स्कूल स्टूडेंट भी कर सकता है उसको। तो आप जब आप अप्लाई करते हैं तो अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी लेटर है तो यू आर गुड टू गो। लेटर ऑन जब आप एनरोल हो जाते हो पीएचडी में तो आपके पास फर्स्ट टू हर यूनिवर्सिटी की अगेन डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज 3 इयर्स का टाइम देती हैं कि आप 3 ईयर में किसी भी टाइम बी टू जो है वो अचीव कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज पीएचडी के फर्स्ट 2 इयर्स तक आपको देती हैं टाइम कि आपने जैसे आपका सेकेंड ईयर खत्म होगा आपने बी टू जो है वो लेना ही लेना है सर्टिफिकेट। सो ये आपका बाद का काम है, जब आपकी पीएचडी हो जाती है देन आप इस पे काम कर सकते हैं। बट अभी के लिए अगर आपके पास यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, मास्टर जहां से भी आपने किया उस यूनिवर्सिटी से आप बनवा सकते हैं, देन दैट वुड बी मोर देन इनफ। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा लेटर ऑफ मोटिवेशन की गाइडलाइंस हैं कि ये किस तरह का होना चाहिए और इसका क्या रोल है। जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है इसमें आपने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कहानियां नहीं लिखनी है। ये जस्ट एक शॉर्ट स्टोरी होगी आपके अपने बारे में कि आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या रिसर्च स्किल्स हैं आपकी, और मास्टर्स में आपने क्या किया है, आपका मास्टर थीसिस क्या है, और उसको फर्दर आपने किस तरह से लेके जाना है पीएचडी के लिए। और एक कंक्लूडिंग लाइक ये एक अच्छी सी इसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि यहाँ कोई भी किसी जो एडमिशन कमेटी है वो पूरा मोटिवेशन लेटर आपका नहीं पढ़ सकती। हाँ, उसको जब भी इंटरेस्ट होगा, जब आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, वेल कनेक्टेड होगा, उसको इंटरेस्ट होगा, देन ही वो आपका पूरा मोटिवेशन लेटर जो होगा वो पढ़ेगा। तो इसमें इसको बनाने के लिए आपको बार बार अपने रिसर्च स्किल जो है वो इसमें ऐड करना है, इसको अच्छे से रिफ्रेश करना है, और इसमें वेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए आइडियाज के साथ। और इसमें अपने आप को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करना है। उनको खुद जो रिसर्च जो आपके पास एडमिशन कमेटी जो आपकी है वो खुद इवेल्युएट करेगी कि इधर यू आर गुड इनफ और आप इस पोजीशन के लिए सूटेबल हैं या नहीं। तो आपने सिंपल अपना मोटिवेशन उसमें लिखना है कि व्हाई आर यू डूइंग पीएचडी, और ये कितना हेल्पफुल है फॉर द बेटरमेंट एंड इन फ्यूचर, क्या आपकी कोलैबोरेशन होगी, और इस पोजीशन के लिए जो प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो दैट्स इट। प्रीवियस स्टडी से इसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए। फर्दर आपके जो भी चीजें हैं आपने बस उसको एक कस्टमाइज लेटर में लिखना है, एंड नॉट मोर देन 1500 to 2000 वर्ड्स, लाइक जस्ट अ स्टैंडर्ड आपका एक होना चाहिए। अच्छा, रिसर्च प्रपोजल गाइडलाइंस जो हैं ये हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। ऑर्डिनरी पोजीशंस के लिए अलग,
प्लस आपके जो सेकंड पोजीशन होती है PNRR के लिए अलग, इसके जो सैंपल्स हैं वो भी मैथमेटिक्स मीडिया की जो वेबसाइट है वहाँ पे हैं। तो इसके लिए आपको बार बार 5-6 डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च प्रपोजल पढ़ने हैं एंड देन यू आर एबल टू फॉर्मुलेट योर ओन। इसमें प्लीज आपने कहीं से भी कोई भी डेटा जो है वो कॉपी नहीं करना है, क्योंकि जो यहाँ पे जब एवेल्युएशन होती है तो इजीली पता चल जाता है कि आपका डेटा जो है वो कहाँ से कॉपी किया गया है। तो इसको आप ट्राई करें कि आप अपने जो भी आपके स्किल्स हैं आप उसमें लिखना शुरू करें, और ये तभी आप लिख सकेंगे जब आप 4 से 5 डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च प्रपोजल पढ़ेंगे, वहां से आपको थोड़ा आइडिया होगा एंड देन यू आर एबल टू मेक अ गुड वन। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, क्राइटेरिया क्या होता है एडमिशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूनिवर्सिटी सर्च कर ली, काफी वेबसाइट्स हैं अवेलेबल, फाइंड अ PhD एंड देयर आर सो मेनी लाइक वेबसाइट्स। सिमिलरली अगर फेसबुक पेज पे जाएं तो स्कॉलरशिप नेटवर्क का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, देन मैथमेटिक्स मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है। आपको वहां से नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी जिनके एडमिशन ओपन। आपने वहां से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली। अब आपने यहाँ पे देखना है कि कुछ यूनिवर्सिटीज की एडमिशन फी होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज की एडमिशन फी नहीं होती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज की फी होती है बट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट वो वेव्ड ऑफ होती है। तो जिस यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है कि अगर आप फी वाली यूनिवर्सिटी को करेंगे तो ही आपका एडमिशन के चांसेस हैं, जबकि जो विदाउट फी है उसमें ये आप अगर सोचेंगे बैकएंड पे कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होंगे तो शायद मेरे चांसेस, इट्स नॉट दैट थिंग। आपको सिंपल डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, रिसर्च स्किल आपकी इनफ होनी चाहिए, यू आर मोटिवेटेड इनफ, तो इट डजेंट मैटर कि इधर आप उस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें जिसकी एडमिशन फी है या फिर उसको जिसकी एडमिशन फी नहीं। अच्छा, उसके बाद जब आपने एडमिशन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने उसका देख लिया, डेडलाइन अभी उसमें टाइम है, नाउ यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ फर्स्ट ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल। रजिस्ट्रेशन के बहुत ही इजी स्टेप हैं, आपने जस्ट अपने इनिशियल्स पुट करने हैं एंड देन यू गॉट रजिस्टर्ड। फिर आपने फर्दर 5 स्टेप एप्लीकेशन प्रोसीजर है, जो कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पर्सनल डेटा एंड देन फर्दर एडमिशन डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो सारे रिक्वायर्ड हैं वो आपने वो करने, इंसर्ट करने। आफ्टर दैट अगर उसकी फी है तो आपने फी पे करनी है, अगर फी नहीं है तो जस्ट प्रोसीड विद दैट। अब आपने जो एडमिशन कॉल होगी वो आपने अपने पास डाउनलोड करके रख लेनी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि मोस्टली इटालियन यूनिवर्सिटीज में आपको हर प्रोसेस पे या हर स्टेप पे ये लोग ईमेल नहीं करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ये प्रेफर नहीं करती हैं, वो कॉल में ही मेंशन कर देती हैं कि इस डेट को आपकी इवेल्युएशन लिस्ट लगेगी, इस डेट को फर्दर आपका इंटरव्यू होगा और इस डेट को फाइनल आपकी लिस्ट लगेगी। तो आपने वो जो डेडलाइंस होती हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करना होता है, और उसको आपने उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके खुद सर्च करना है। तो लास्ट ईयर ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट के साथ हुआ था कि उन्होंने वेबसाइट्स को जाके नहीं देखा था, ऑल दो कि वो शॉर्टलिस्ट हुए हुए थे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो इस वेट में थे कि हमें मेल आएगी। जबकि इटालियन यूनिवर्सिटी जो है वो प्रेफर नहीं करती है हर स्टेप पे, हाँ जब आपकी फाइनल रैंकिंग हो जाती है तब आपको मेल आती है, अदरवाइज प्रीवियस स्टेप्स पे कुछ यूनिवर्सिटीज मेल करती हैं कुछ नहीं करती हैं। तो अप्लाई करने के फौरन बाद आपने जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ इंटरव्यू की जो वहां पे कॉल में जो डेडलाइन मेंशन होगी वो आपने अपने पास सेव रखनी है, और उस डेडलाइन पे आपने वेबसाइट पे जाके देखना है कि लिस्ट जो है वो आपकी वैल्यूएशन लिस्ट जो है फर्स्ट वो लगी है या नहीं। जैसे ही वैल्यूएशन लिस्ट अपीयर होगी उसमें आपने चेक कर लेना है कि इधर यू हैव पास्ड द फर्स्ट स्टेज, नाउ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द इंटरव्यू। अच्छा, अब इंटरव्यू की भी अगेन कुछ यूनिवर्सिटीज मेल करेंगी कुछ आपको नहीं करेंगी। इंटरव्यू के लिए भी वो वहीं पे प्लेटफॉर्म मेंशन कर देंगी कि इस प्लेटफॉर्म पे इतने टाइम पे ये इंटरव्यू होगा, मीटिंग लिंक सब कुछ आपको वहां पे दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस भी दे दी जाएंगी कि 10 मिनट्स है, इधर यू हैव टू प्रेजेंट योर मास्टर थीसिस, इधर यू गो विद योर रिसर्च प्रपोजल। तो इट डिपेंड्स कि वो यूनिवर्सिटी आपसे, और 10 मिनट्स और 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और एक पर्टिकुलर डेट और टाइम होगा। तो उस डेट को आपने इंटरव्यू फॉलो करना है, एंड फर्दर आफ्टर सिलेक्शन इन द इंटरव्यू देन यू आर गुड टू गो। अब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, देन आपको मेल आती है यू गॉट द पोजीशन, एंड देन यू हैव टू प्रोसीड विद योर नेक्स्ट स्टेप दैट इज द एनरोलमेंट इन द यूनिवर्सिटी। लेकिन यहाँ पे जो इवेल्युएशन डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की वो कुछ इस तरह से है कि कुछ यूनिवर्सिटीज 50-50 का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज 30-70 का करती हैं, और कुछ फाइनल लाइक 40-40 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टोटल ऑफ 80 मार्क्स। बट यहाँ पे एक टेंटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि पर्टिकुलरली हर एस्पेक्ट्स के परसेंटाइल को रिप्रेजेंट करी है, जिसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर 50-50 का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे एवेल्युएशन अगर 50 मार्क्स की और 50 मार्क्स इंटरव्यू के हैं,
तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में अगर आप जो जितना भी आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन लाइक फ्रॉम मास्टर टिल एमएस, उसके 13 पॉइंट्स होंगे। पेपर पब्लिकेशन अगर है तो 2 पॉइंट्स हैं। सिमिलरली थीसिस एब्स्ट्रैक्ट जस्ट आपने लिखना होता है, उसमें आपने पूरा थीसिस नहीं इंसर्ट करना, उसके 5 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे आप देख लें रेफरेंस लेटर के आपके अच्छे खासे पॉइंट्स हैं जो कि 12 हैं, और रिज्यूम में विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके आपके 18 पॉइंट्स हैं। तो ऑन दैट बेसिस आपकी इवेल्युएशन होती है। 50 में से अगर आपने 30 स्कोर किया है तो आप एलिजिबल होते हो इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट स्टेप आपका होता है इंटरव्यू की जो वैल्यूएशन के स्टेप मार्क्स होते हैं, जिसमें 48 मार्क्स नॉर्मली वो आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी रिसर्च स्किल्स को एनालाइज करते हैं, और 2 मार्क्स आपके प्रोफिशिएंसी के होते हैं। तो इट अगेन इट वेरीज लाइक द 50-50 distribution is not the compulsory thing. It depends on every individual, like every university. Either they prefer to go with 90, or either they prefer to go with like 30-70. So it only depends on them. So that's all from my side. This is the final ranking list. After you securing 90% from both, you are in the rank, and then you will enjoy your journey. If you are in the ranking list, then the next procedure is to enrollment and do with your visa process things. So thank you for listening. And if you have any question from your side, so do let me know. We are here to welcome your questions. एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि मोस्टली कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे होते हैं जी जी। उनके माइंड में क्वेश्चन होता है कि कितना टाइम स्लॉट चाहिए, हमें कितनी देर में एडमिशन मिल जाएगा। तो इस हवाले से आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर दें कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप, मोटिवेशन स्टोरी अपनी जरा शेयर कर दें। Okay, so actually, some are lucky enough. So I'm unfortunately not that kind of a student जिनको one application में selection हो गया, and it's very rare thing कि आप first ही apply करें और आपका first time ही selection हो जाए। ऐसा बहुत ही rare case होते हैं। हाँ, अगर आपका कुछ lucky होते हैं ऐसे student जिनको आप first किसी भी university में आप apply करते हैं, and right after your masters you will get। मुझे पोजीशन सिक्योर करते हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर लगा था, एंड आई हैव अप्लाइड इन 19 different universities and I got rejected as well. And then after every rejection I used to modify my reference letters and my motivation letters and project proposals. और उसके बाद फिर मैं 9 different universities में इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुई थी, and then I got like positions in 3 different universities at the same time. So that is my story। और ये आपने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन किया है, और मैं जो भी यहाँ पे लिसनर्स हैं मैं उनको यही बताना चाहूंगी कि जो पीएचडी की, अगर आपने एक चीज इसमें आप मोटिवेटेड इनफ है और अगर आपने ये सोच लिया है कि यू हैव टू डू दिस, देन यू हैव टू बी पेशेंस, यू हैव टू बी मोर फोकस। आपको गिव अप नहीं करना है आफ्टर वन रिजेक्शन। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे और आपको पोजीशन मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली किसी को अगर मिल जाती है लकी इनफ, बट समटाइम्स आपको बहुत सारी रिजेक्शन फेस करने के बाद मिलती हैं, एंड इट्स लाइक दैट इज द थिंग। पीएचडी इज ऑल अबाउट लाइक just having a focus, stay positive, and boost yourself, don't demotivate, always motivate yourself even if you get rejected by 1 or 2 admissions. So later on you will get the position if you are motivated enough, if you have enough focus. So that's all that I could say. एक एक अवैस पे ही मेरी वैसे जहन में क्यूरी क्यूरी तो नहीं इसको कह सकते, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं पूछ सकता हूँ कि ये जो लोग फर्स्ट एप्लीकेशन पे या सेकंड एप्लीकेशन पे जिनकी सिलेक्शन हो जाती है, जस्ट ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं या बहुत ज़्यादा उनकी सीजीपी हाई होती है? क्योंकि लोग कुछ कहते हैं कि मेरी फर्स्ट पे ही सिलेक्शन होगी, कुछ लोग उनसे मुतासर होके तो कहते हैं एक ही दफ़ा अप्लाई करके वो छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारी सिलेक्शन ही नहीं हो सकती। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? एक्चुअली जिनको फर्स्ट वे में मिलती है उनके दो ही कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक ये कि उनकी ऑलरेडी उनको कोई बहुत ही अच्छा गाइड करने वाला है जो कि हर स्टेप पे उनको गाइड करे, ताकि उनको हर स्टेप पता है कि क्या करना है और किस तरह से चीजें लेके चलनी है। और दूसरा ये है कि कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी लकी है कि जस्ट उसने फर्स्ट स्टेप में अप्लाई, दो इसमें केसेस हो सकते हैं। तीसरा केस मैंने नहीं देखा है, आई डोंट नो, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ टू आंसर दिस थिंग, कि तीसरा केस आई डोंट नो, बट हाँ जो लर्न करके बार बार उसमें रिजेक्ट होके सेलेक्ट होते हैं
तो उनका जो सिलेक्शन का फर्दर उनकी जो बाद की जो चीजें होती हैं दे विल इजीली हैंडल, क्योंकि उन्होंने इतना उस पूरे प्रोसेस में इतना कुछ लर्न कर लिया होता है। आप अपनी स्किल्स को इतना जब पॉलिश करते हैं तो आपको वो फिर पीएचडी में बहुत हेल्पफुल होती है। तो कहीं ना कहीं पे आपको लैगिंग होती है, जिनको अगर साथ बहुत ज्यादा कोई गाइड करने वाला है और उसने सब कुछ ही आपको बता दिया है, तो देन आई डोंट थिंक सो यू आर एबल इनफ टू हैंडल द फर्दर थिंग्स इन द पीएचडी। तो ये दोनों चीजें आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो अगर आप खुद से कर रहे हैं, बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, इट्स ओके, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट योर पोजीशन। बिल्कुल जवाद भाई, इसमें इस तरह से है। अब जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं एमएस के, जिनका थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड, तो वो कनेक्शन में हैं। तो स्ट्रगल, हम अगर कहें ना कि विदाउट स्ट्रगल, वो उनकी अगर देखें, वो पहले से स्ट्रगल स्टार्ट कर दी है। ऐसे ही उन्होंने ऐसे ही पहले से एमएस में ही उन्होंने पहले से ही अपना एक मोटो बना लिया है। तो हम अगर कहें कि सक्सेस के उस स्ट्रगल के बगैर, तो इट्स इम्पॉसिबल। यस। ऐसे ही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मीटिंग्स के बाद फिर उनके मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उनका ये होता है कि आप रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि यहाँ पर आएं और यहाँ पर चीज़ों को सीखें। और डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर आज हैं तो मेरे ख्याल में हमें भी रिजेक्शंस का सामना करके ही हमें एक्सेप्टेंस मिली थी। या तो फॉर श्योर। वो सही बात है कि 100 रिजेक्शन पे एक एक्सेप्टेंस भारी होती है, तो आपका जो मेन एम होना चाहिए वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। चलिए वैसे भाई, यस। आप एक्चुअली मेरे ख्याल में स्टार्ट करें। ओके, भाई मेरा एक अली हैदर क्वेश्चन है। भाई, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट्स सपोज जो इनकी पोजीशन अली रहती हैदर। हैं 10 या 15 पोजीशन होती हैं कॉल में, तो कैंडिडेट्स अगर ज्यादा क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसा नहीं, ओके ओके समरा, आप आंसर दे सकती हैं। एक्चुअली जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं, उसमें 1 या 2 इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए सीट्स होती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज की। और जो आपके लिमिटेड सीट्स हैं, इफ यू आर गुड इनफ, आपका प्रोफाइल डिपेंड करता है, देन इस तरह से कंपटीशन होता है कि अगर 2 लोगों का बिल्कुल फेयर पॉइंट आ रहा है, इक्वल पॉइंट है, तो फिर जिन एज को प्रेफरेंस दी जाती है, तो सीट्स को इंक्रीज नहीं करते हैं। हाँ, ये है कि अगर एक रैंकिंग लिस्ट लगी है, एक स्टूडेंट फर्स्ट या सेकंड रैंक पे आया है और उसने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है और वो पोजीशन ड्रॉप आउट कर रहा है, वो छोड़ है, तो डेफिनेटली उसको वो लिस्ट स्क्रॉल होगी और फिर नेक्स्ट अपकमिंग जो स्टूडेंट होगा उसको फिर वो पोजीशन वो अनाउंस करेंगे, और ये इसी तरह चलता रहेगा जब तक उनकी पूरी पोजीशंस फिल नहीं हो जाती हैं। तो अगर लेट्स से कि 7 पोजीशन है और 14 टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो वो 7 पोजीशन पूरी की पूरी फिल करेंगे जब तक कि उनकी वो कोई एक पोजीशन भी अनफिल ना रह जाए। तो वो लिस्ट होगी, वो स्क्रॉलिंग होती जाएगी, तो उसमें हो सकता है जो 8 पोजीशन या 9 पोजीशन पे स्टूडेंट है, उसको 90% चांसेस हैं कि उसको कोई ना कोई सीट वो ऑफर कर दें। सो आई गेस अवैस विल ऐड सम मोर पॉइंट्स ऑन दैट। इट्स ओके। अली हैदर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर, मेरे 2 क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमने डॉक्यूमेंट्स रिव्यूज करवाने हैं तो आपको कैसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आपसे कनेक्ट हो सके? यस, ये मैथमेटिक्स मीडिया का जो ईमेल है, उस पे आप डेफिनेटली अपनी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। सर, तो हमें किसी ने आज ये लिंक शेयर किया तो उस वजह से आपसे साथ कनेक्ट हुए हैं। हमारे पास ऐसी ओके कोई ईमेल नहीं है। ओके, हम मैं इधर टेक्स्ट में लिख देता हूँ ईमेल। हाँ ओके, आपको लिंक मिल जाएगा तो आप ज्वाइन करें। तो सर, दूसरा क्वेश्चन डेफिनेटली ये है कि हमने सीवी पास ब्यूरो पे ना जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, मैट्रिक, इंटर, उनको साथ अटैच करना होता है सीवी पास ब्यूरो के साथ या नहीं करना होता? अटैच करने की तो जरूरत नहीं है सीवी में डॉक्यूमेंट्स को। ओके सर, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट सजावल अब्बास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज कि हम ओरल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, तो हमें डायरेक्ट किया जाता है कि आपने के पास 15 मिनट्स हैं अगर, और आप अपनी स्लाइड्स बनाएं, तो स्लाइड्स को किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी, उसमें अपना जो रिसर्च प्रपोजल है उसकी कितनी स्लाइड्स होनी चाहिए, या अपना आपने एमफिल या एमएस में जितना वर्क किया है उसकी कितनी स्लाइड्स होनी चाहिए, और उसके क्वेश्चन किस हद तक हमें अपने रिसर्च प्रपोजल के हवाले से तैयार करनी चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर हमने एक रिसर्च प्रपोजल बनाया है, बिल्कुल एक अपनी ही फील्ड के रेलिवेंट बनाया है, लेकिन हमने उससे बड़ा हाई फाई करके बनाया है। अब उसके बारे में हमें इतनी तो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन हमें उस अगर तैयार करें तो उनके जो क्वेश्चंस होंगे किस हद तक हमें खुद को तैयार करना चाहिए। ओके समरा, आप आंसर देंगे। जी, एक्चुअली अगर आप स्लाइड्स बना रहे हैं तो स्लाइड्स में आपने इस तरह से करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंट्रो होगा,
एक दो स्लाइड आपके मास्टर के वर्क की होंगी और फर्दर 3 स्लाइड्स होंगी वो आपके पीएचडी के प्रपोजल से रिलेटेड होंगी। जो आपसे क्वेश्चनिंग होगी वो मोर और लेस आपके मास्टर के काम से होगी। आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट होगा उसके बारे में सिर्फ आपसे रिव्यूज पूछे जाएंगे कि इसको आप किस तरह से लेके जाएंगे। और वो आप कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपसे क्वेश्चनिंग ऐसे नहीं करती हैं, दे जस्ट लाइक फिगर आउट कि आप इस पोजीशन, आप उस प्रोजेक्ट को लेके कैलिबर आपका कितना है। तो इसमें आप ये ना सोचें कि आपसे जो आपने प्रोजेक्ट डिजाइन किया उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग होगी। आपसे जो प्रीवियस आपने काम किया हुआ है उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चनिंग होगी, एंड दैट लाइक 10 to 15 मिनट्स में आपने जस्ट उनको कन्विंस करना है कि यू आर द गुड इनफ कैंडिडेट टू डू दिस प्रोजेक्ट। एंड इसके अलावा रिक्वायरमेंट, जब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो इंटरव्यू के लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई होती हैं कि आपके पास 10 मिनट्स हैं, आपकी इतनी स्लाइड्स होनी चाहिए, तो वो आपको डिटेल बताई होती है साथ में। एग्जैक्टली अगर मैं कुछ पॉइंट्स को ऐड करूं तो मेरे ख्याल में अभी तक का सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो इनकी तरफ से है। तो जब आप लोग इंटरव्यू देते हैं तो बिल्कुल सामरा ने सही कहा है कि कुछ लोगों में एक फॉल्ट होता है कि वो अपनी सीवी को बहुत ऐड करते हैं, अपनी सीजीपीए बताते हैं, अपना मास्टर का पता नहीं क्या क्या बताते हैं कि मैंने यहाँ से पढ़ा है, मेरे सुपरवाइजर ये थे। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी अपनी सीवी में बता चुके हैं। वहां पर तो सिर्फ आप आपसे वो मांग रहे हैं कि आपने मास्टर में क्या किया उसका सिर्फ आपसे वो भी पूरा आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहे, वो आपसे सिर्फ ओवरव्यू पूछ रहे हैं। मैं तो ये भी बहुत ज्यादा कहता हूँ कि अगर कोई बंदा अपने मास्टर थीसिस को एक स्लाइड पे भी एक्सप्लेन कर सकता है तो उसे करना चाहिए। अगर वो उस पे अपना कोई मैप फ्लो चार्ट इस तरह से बना के कर सकता है तो करे एक्सप्लेन। बस वो फ्लो चार्ट बनाए, अपना बताए कि उसने मेथडोलॉजी कौन सी यूज की है, रिजल्ट्स कौन से आए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा। मतलब अपने इंटरव्यू को एक तो छोटा रखे, दूसरी ये चीज है कि सबसे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एंड पे क्वेश्चन पूछते हैं उन क्वेश्चंस को सबसे पहले अच्छे से समझे और फिर उनके जो है वो आंसर करें। तो मेरे ख्याल में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम लोग काफी लोग मिस्टेक्स करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट सादिया, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि काइंडली इस पे गाइड कीजिएगा, मास्टर लेवल पे भी इटालियन स्कॉलरशिप अवेलेबल है? मास्टर्स की स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ जी। Okay, so can I add this point? जी जी, यस। एक्चुअली मास्टर स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, उसमें मेरिट भी आ जाते हैं, रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप भी आ जाते हैं। बट आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू, बट मास्टर स्कॉलरशिप अगर आप अचीव भी कर लोगे बट स्टिल वीजा रेशियो इज वेरी लेस फॉर इटली, फॉर मास्टर particularly. So I suggest that if you are planning to do master, you have to like shortlist any other country like China where you can easily get master, and then after China you can proceed with PhD for any European country. That would be the very easiest way. So अगर आप मास्टर इटली के लिए देखेंगे तो वो काफी एक डिफिकल्ट प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप नहीं है, स्कॉलरशिप है, बट स्टिल लाइक वीजा प्रोसेसिंग जो है वो बहुत लो है। तो आई डोंट वांट कि आप अपना इसमें 1 whole year जाया कर दो, क्योंकि लास्ट ईयर ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट के साथ हुआ था। तो दैट्स इट। बाकी जवाद एंड अवैस विल ऐड समथिंग ऑन दैट। नेक्स्ट अली हैदर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अली हैदर। यस सर, मैंने क्वेश्चन पूछ लिए हैं। थैंक यू। ओके ओके ओके। ओके, सादिया का मेरे ख्याल में क्लियर हो गया बिल्कुल। इन्होंने सही कहा है कि एडमिशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज अपॉइंटमेंट। सो अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती और आप लोग इटली के लिए अपना 3 से 4 साल बहुत कीमती जो है वो ज़ाया कर देते हैं तो क्या फ़ायदा आपका हुआ। इसलिए हम आपको ये नहीं कहते कि आप अप्लाई ना करें। बहुत सारे लोग मास्टर के लिए भी आए हैं, आप लोग अप्लाई करें, लेकिन वीज़ा रेशो बहुत कम है मास्टर की। इसलिए आप लोग अपने जो है वो दूसरे ऑप्शन भी रखें, जैसे कि आप अपने जर्मनी को ऐड करें, चाइना को ऐड करें, आप दूसरे कंट्रीज को भी कर सकते हैं। क्लियर है आपका सादिया जो आपने पूछा था क्वेश्चन? ओके, आई थिंक सो जी सर, थैंक्स। ओके ओके, मेरे ख्याल में अभी तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ,
मेरा मैम समरा से एक क्वेश्चन है कि उनके मैथमेटिकल बायोलॉजी में, जैसे सर जवाब ने बताया कि उनके मैथमेटिकल बायोलॉजी में रिसर्च है एमफिल में, तो क्या वो थोड़ा सा बता देंगे अपने टॉपिक के बारे में, क्योंकि इस बार हमने सिलेक्ट करना है तो टॉपिक, तो फिर हमें थोड़ी कंफ्यूजन है, इसलिए गाइडेंस मिल जाए तो अच्छा होगा। एक्चुअली जो मेरा रिसर्च का टॉपिक पीएचडी का है वो एक बायोलॉजिकल डिजीज है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि हार्ट डिजीज है या फिर हेपेटाइटिस है, तो उस पे आपने कुछ एआई टेक्निक्स लगा के रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव करने होते हैं। अब उसके लिए आपको डेटा सेट चाहिए होता है, देन यू हैव टू अप्लाई अ मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑन दैट, एंड आफ्टर दैट यू हैव अप्लाई सम एआई टेक्निक्स like deep neural networks or convolution neural networks and any other kind of AI techniques, and then you have to achieve the results. So basically ये whole project है, so that's all, that's I'm working on it, and Avas is also going to do the same thing, so he will explain you I guess in the better way. यस, इसमें आपकी रिसर्च फील्ड क्या है एमएस में? अभी हमारा कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ है, रिसर्च वर्क स्टार्ट होना है थर्ड सेमेस्टर में। मेरे ख्याल में तो आप वो ये क्वेश्चन पूछना चाह रही ये हैं कि कनेक्टिविटी एक्चुअली आपके मास्टर थीसिस के साथ होती है ना, अगर आप प्रोजेक्ट में किसी में नेक्स्ट रिसर्च प्रपोजल बनाती हैं तो ज्यादा बेस्ट ये होता है कि आपका मास्टर और जो आगे प्रोजेक्ट है वो अलाइन करना चाहिए। तो नहीं सर, मैं एमफिल का पूछ रही हूँ, एमफिल मेरे में ख्याल अभी में रिसर्च। आप ना क्वेश्चन नहीं समझे। वसीया हैदर इन्होंने पूछा है कि वैसे तो उन्होंने मास्टर्स एक्सप्लेन कर दिया है अपना, खैर